अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आवाज़ भी बेटा क्लियरली सुन पा रहे होंगे। कल हमने मोटिवेशन वाले चैप्टर को लेके उसके कुछ मामलात देखे थे और हमने कुछ जो क्वेश्चंस हैं आई कैप के, जैसा कि हमारी प्रैक्टिस है कि हम एक सब्जेक्ट मैटर पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आई कैप जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करता है, किस तरह से किस किस एंगल से वो क्वेश्चन को असेस कर सकता है एग्जाम में। तो उस चीज की प्रैक्टिस के लिए हम एक प्रैक्टिस है, एक तरीकाकार है हमारा कि हम टॉपिक को मुकम्मल करने के बाद उसके सवालात देखते हैं। तो कल हमने हाइजीन और जो मोटिवेटर जो टू फैक्टर थ्योरी है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, हमने तमाम सवालात जो है वो मुकम्मल किए थे। अब उससे ऑनवर्ड हमने आगे चलना है। तो अगर बेटा वहां तक कोई आपने, खुदा ताला ने आपको तौफीक दी हो, आपने उसको घर जाके कुछ रिवाइज किया हो, देखा हो, कोई अगर सवाल है उसमें तो बताइए। जो प्रीवियस में हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। अदरवाइज फिर हम अपने जो नेक्स्ट बकिया सवालात हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश करें। अगर बेटा प्रीवियसली कोई क्वेश्चन है कल की डिस्कशन में से, टॉपिक से रेलेवेंट हो, आई कैप एग्जामिनेशन से रेलेवेंट हो, या कोई और मामला हो। कोई बेटे कंफ्यूजन, कोई मामला, कोई मसले मसाइल इससे जुड़े हुए? चलें, तो फिर अगर फिलहाल तक कोई इशू नहीं है, कोई सवाल आप लोगों की तरफ से नहीं है, तो हम थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और फिर बेटे हमारे पास जो अगला सवाल है वो स्प्रिंग 2016 क्वेश्चन नंबर 7, उसका ए पार्ट है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब। ठीक है जी, इन लफ्जों से अब आपकी फेमिलियरिटी बननी चाहिए कि आइडेंटिफाई करना है और ब्रीफली डिस्क्राइब करना है द थ्री फैक्टर्स which determine the strength of an individual motivation as illustrated in Vroom's expectancy theory। तो बेटे बड़ा ही सिंपल सा फार्मूले की शक्ल में हमने इस चीज को देखा था। ये आपके सामने ब्लैक हाइलाइटेड बैकग्राउंड में लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ मोटिवेशन जो है वो इक्वल है एक्सपेक्टेंसी के, इंस्ट्रूमेंटेलिटी के और वैलेंस के। अब उसने बेटे अगली बात ये की है कि ना सिर्फ इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है बल्कि इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। तो बेटा ये देखिए, इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है। यानी अब ये जिसको येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया है, अगर आप ये 3 लाइनें लिख देंगे तो ये बेटे आइडेंटिफाई भी हो जाएगा और ब्रीफली डिस्क्राइब भी हो जाएगा। 3 मार्क्स का ये सवाल है। और फिर उसके बाद वो कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली द मेजर्स suggested by Vroom which managers should adopt to achieve optimum level of motivation for their employees। तो बेटे अगर इस सवाल को भी आप देखें तो हमारे पास बिल्कुल इसका जो है वो सीधा सीधा सा एक जवाब जो है वो मौजूद है, बिल्कुल ही सिंपल सा। ये देखिएगा जरा, अगर आप देखें, ये गौर कीजिएगा जी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हैज सेवरल इम्प्लीकेशंस फॉर मैनेजमेंट। और एग्जैक्ट बेटा नीचे ये पूरी बात लिख देनी थी। 2 चीजें उसने पूछी हुई हैं। एक उसने पूछा है भाई फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो और उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करो। अगली बात मेरे बच्चे वो लिखता है कि मैनेजर्स जो हैं वो किस तरह से मामलात को चला सकते हैं। तो वो देख लीजिए बेटे जो इम्प्लीकेशंस हैं, 3 फैक्टर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेंसी से रिलेट करते हैं, नीचे 2 फैक्टर्स जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटेलिटी से रिलेट करते हैं। 7 नंबर का बिल्कुल ही सीधा साधा सा सवाल था, जैसा बुक में लिखा हुआ था, नोट्स में लिखा हुआ था,
वैसा ही उठा के इसे एग्जामिनेशन में छाप देना था। अगला जो सवाल है, अब आप लोग बेटा एक चीज को और ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये शुरू में पहले दिन ओरिएंटेशन में मैंने आपको बाकायदा वो कागज एक प्रोवाइड किया था और उसके ऊपर सवाल लिखे हुए थे और मैंने आपको हाईलाइट किया था कि किस तरह से आई कैप जो है उसके सवाल पूछने का तरीकेकार अब तब्दील हो चुका है। जैसा कि किसी वक्त जिस तरह से वो सवाल पूछा करता था, सीधे स्ट्रेट सवाल, अब उस तरह से नहीं है। अब वो छोटी छोटी केस स्टडीज बना के सवालात पूछता है जिनको पढ़ने में भी ज्यादा वक्त लगता है, उसमें से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना भी थोड़ा सा एफर्ट और डिमांडिंग है, और इसी तरह से उसका जवाब भी कहीं लिखा लिखाया नहीं मिलेगा, बल्कि आपको थोड़ा सा उसके मुतालिक सोचना पड़ेगा। ऐसा ही एक सवाल, तकरीबन 13 नंबर का सवाल, स्प्रिंग 2020 अटेम्प्ट में, क्वेश्चन नंबर 6, तारिक हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डिवीजन हेड एट स्काई लिमिटेड। ठीक है, हाईलाइट चीजों को साथ साथ करते जाइएगा। तारिक साहब हैं, रिसेंटली अपॉइंटेड हैं एसएल में। देयर आर टू डिवीजन मैनेजर्स। ठीक है, दो अलहदा अलहदा लोग हैं जो कि डिवीजन मैनेजर्स हैं, मोहतरमा अरीज और फिर शयान साहब हैं। हु वुड बी रिपोर्टिंग टू तारिक। ठीक हो गया। अगर इसको आप जल्दी से ड्रॉ करना चाहें तो ये कुछ ऐसी चीज बन जाएगी कि ये तारिक साहब होंगे और इन तारिक साहब को मोहतरमा अरीज जो हैं वो, और दूसरी तरफ से कौन से साहब हैं जी, शयान साहब हैं, नाम उनका बड़ा क्लासिक सा नाम है, ये जी इनको रिपोर्ट करते हैं। तारिक साहब ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। ये दोनों जो हैं ये डिवीजन हेड हैं तारिक साहब के। ठीक है जी, इसके मुतालिक जरा ये अब एक छोटा सा देख लीजिएगा मामला। अगली बात बेटे वो ये कहता है, अरीज ज्वाइंड एसएल एज डिवीजन मैनेजर 10 years ago। ठीक है, मोहतरमा अरीज साहिबा जो है 10 साल पहले तशरीफ लाई थी। She has been seeking progress in the job for some time and is concerned that the existing pay is not enough in meeting her financial needs। ठीक है, अब जरा ना थ्योरी को जहन में रख के, अब यही बात है जिसे मैं हमेशा एम्फसाइज करता रहता हूं कि बेटा जब तक आपको टेक्स्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा सवाल की समझ नहीं आएगी। अगर आपने ये थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो तो आपको अब फौरन क्लिक हो जाएगा कि भाई मोहतरमा अरीज के लिए जो हाईएस्ट लेवल ऑफ बैलेंस है वो पे से जुड़ा हुआ है, यानी वो उनकी जो प्रियोरिटी है वो सैलरी है। इन मीटिंग हर फाइनेंशियल नीड्स शयान हैज बीन वर्किंग विद एसएल फॉर ओवर 30 years। ठीक है जी, शयान साहब जो हैं वो तकरीबन 30 सालों से काम कर रहे हैं। अप्रोचिंग है रिटायरमेंट एज, मेरे जैसे को बुजुर्ग बंदे हैं, नेक्स्ट ईयर उन्होंने रिटायर हो जाना है। He joined SL as junior accountant as and after various promotions he has become division manager। अच्छे मेहनती आदमी थे, एज ए जूनियर आए थे, तरक्की करते करते डिवीजन मैनेजर बन गए। He has been planning to travel and explore। ये देखिए जी, travel एंड एक्सप्लोर न्यू डेस्टिनेशन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। भाई रिटायर होऊंगा, जो कोई पैसे वैसे मैंने जमा किए हुए हैं अब घूमे फिरेंगे, मौजें करेंगे, बहुत काम कर लिया। इन अ रिसेंट मीटिंग Tariq has shared targets with both division manager that they would be expected to achieve for consideration of promotion in next year। तारिक साहब जो उनके हेड हैं, तारिक साहब जो उनके हेड हैं, इन्होंने इनको कोई टारगेट्स दिए हैं। ठीक है कि भाई ये टारगेट अचीव करो, अगर टारगेट अचीव कर लेते हो तो हम आपको प्रमोट करेंगे। दोनों को ही टारगेट दिए हैं, अरीज को भी और शयान को भी। अब आपने जहन में रखना है कि बेटे जो अरीज हैं उनकी प्रायोरिटी है कि मेरी सैलरी किसी तरह बढ़ जाए ताकि मैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर सकूं। शयान साहब जो हैं वो कहते हैं कि भाई अब मैंने तो नेक्स्ट ईयर वैसे ही रिटायर हो जाना है, उसके बाद घूमे फिरेंगे और मौजें करेंगे।
आफ्टर मीटिंग विद तारिक, डिवीजन मैनेजर्स आर ऑफ फॉलोइंग व्यूज। ठीक है, मीटिंग हो गई, उसके बाद अब दोनों जो शयान और अरीज हैं वो कुछ सोच रहे हैं। अरीज फाइंड्स दैट टारगेट हाईली चैलेंजिंग। ठीक है, वो उनका ख्याल है कि भाई चैलेंजिंग टारगेट है। as she knows that he does not have the skill, she does not have the skill। ठीक है, टारगेट उसने अचीव करना है और मुसीबत क्या पड़ रही है उसको, वो टारगेट इतने चैलेंजिंग क्यों लग रहे हैं कि उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स उसके पास मौजूद नहीं है। शी बिलीव्स दैट शी वुड ओनली बी प्रमोटेड इफ शी मीट्स दोज टारगेट। अच्छा, अब यहां देखिए बिलीव्स लफ्जों की बेटा बहुत इंपॉर्टेंस है। उसको इस बात का यकीन पूरा है कि अगर मैंने टारगेट अचीव कर लिए, अगर मैंने टारगेट अचीव कर लिए तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगी। ठीक है, इस बात का उसको पूरा यकीन है। लेकिन मुसीबत क्या है कि उसको ये नहीं क्लियर हो रहा कि यार मेरे पास टारगेट मुश्किल है, मेरे पास वो स्किल्स नहीं है जिनसे मैं टारगेट को अचीव कर सकूं। शयान बिलीव्स दैट टारगेट्स आर अचीवेबल इफ ही वर्क मोर एफिशिएंटली। बिल्कुल सीधी सी बात है, शयान को भी क्लियर है कि अगर वो थोड़ी मेहनत करेगा तो वो टारगेट्स को अचीव कर लेगा। हाउएवर प्रमोशन सीम्स हाईली अनलाइकली एज हिज रिटायरमेंट एज इज नेक्स्ट अप्रोचिंग नेक्स्ट ईयर। अब वो ये सोच रहा है कि यार देखें जरा, थोड़ा सा ना गौर कीजिएगा, शयान के दिल में थोड़ा सा डर ये है कि यार अगले साल मैंने हो जाना है रिटायर। अब आप लोगों को बेटे अगर रिटायरमेंट का थोड़ा सा आइडिया हो ना, जो आपकी लास्ट सैलरी होती है ना उसके मुताबिक आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैलकुलेट होते हैं, या जो आपका लास्ट ग्रेड या डेजिग्नेशन होता है उसके मुताबिक ग्रेड जो है वो कैलकुलेट होते हैं। शयान को यह लग रहा है कि यार अगर इन्होंने मुझे प्रमोट किया तो पोस्ट रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स हैं, जितने बेनिफिट्स हैं पोस्ट रिटायरमेंट, वो इनको मुझे नए डेजिग्नेशन के मुताबिक देने पड़ेंगे जो कि लाजमी तौर पर ज्यादा होंगे। तो शयान को ये डर लग रहा है, शयान के दिल में ये डाउट है कि हो सकता है ये मुझसे टारगेट तो अचीव करवा लें लेकिन जो मेरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह हैं उसके खर्चों से बचने के लिए ये मुझे अगले ग्रेड में प्रमोट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नाराज हो जाऊं कि भाई मुझे प्रमोट क्यों नहीं किया, तो फिर भी ऑर्गेनाइजेशन को फर्क नहीं पड़ता कि अगले साल तो वैसे ही मैंने रिटायर हो जाना है, एंड सो ऑन। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जरा अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर बेटे आप भी बनाइए। ये देखिए जरा कहानी क्या चल रही है। जो अरीज हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है इनकी सैलरी, बैलेंस है सैलरी का। इनकी मोहतरमा की एक्सपेक्टेंसी लो है। मोहतरमा की एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी बेटे लो क्यों है? क्योंकि अरीज को यह पता है कि टारगेट चैलेंजिंग है और इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए मेरे पास स्किल्स नहीं है। एक्सपेक्टेंसी को बेटे हमने डिफाइन किया, कैसे किया था कि एफर्ट वुड लीड टू परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसको तो ये लग रहा है कि यार मेरे पास तो स्किल ही नहीं है, जब स्किल नहीं है तो मैं एफर्ट क्या करूंगी। लेकिन ये लोग मेरी सैलरी, ये मुझे प्रमोशन दे देंगे अगर मैंने टारगेट अचीव कर लिया। इसका मतलब है बेटा इसकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी हाई है। ये बैलेंस है। थोड़ा सा मैं इसको ना जरा रीअरेंज करके, स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है बेटे आपसे जरा थोड़ा इसको तवज्जो से समझिएगा। बड़ा खूबसूरत सवाल इसने बनाया है, अल्लाह जाने कहां से चोरी किया है, लेकिन बड़ा ही शानदार सवाल है अगर थ्योरी किसी ने प्रैक्टिकली अप्लाई होते हुए देखनी है। सो अगर मैं अरीज साहिबा की बात करूं तो अरीज साहिबा का हाईएस्ट बैलेंस है सैलरी इंक्रीमेंट। अरीज साहिबा की एक्सपेक्टेंसी लो है बिकॉज उनको डर लग रहा है कि मेरे पास स्किल नहीं है, मैं कैसे एफर्ट करूं।
लेकिन इंस्ट्रूमेंटेलिटी हाई है कि अगर मैंने एफर्ट कर ली तो ये मुझे मामला मेरा कर देंगे, मामला हो जाएगा मेरा, प्रमोट मुझे कर देंगे। दूसरी तरफ बेटा अगर शयान साहब का देखें तो शयान साहब जो सबसे ज्यादा जिस चीज को वैलेंस दे रहे हैं वो है रिक्रिएशन। आफ्टर रिटायरमेंट ट्रैवल एंड बेनिफिट्स, ट्रैवल एंड रिक्रिएशन, ठीक हो गया। और वो ट्रैवल और रिक्रिएशन बेटा करना चाहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। जिम्मेदारियां वगैरह पूरी हो गई होंगी शयान साहब की, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई अब घूमते फिरते हैं, मौजें करते हैं। शयान साहब की एक्सपेक्टेंसी मेरे बच्चे हाई है। अगर आप सेंटेंस पढ़ें तो शयान का बिलीफ क्या है कि यार बहुत आसानी, हाँ जी, अगर मैं एफिशिएंटली काम करूं तो मैं ये टारगेट अचीव कर लूंगा। दूसरी तरफ अगर आप इंस्ट्रूमेंटेलिटी पे गौर करें तो बेटा शयान की इंस्ट्रूमेंटेलिटी लो है, क्योंकि शयान को डर लग रहा है कि यार अगले साल तो मैंने रिटायर हो जाना है, ये मुझे प्रमोट करेंगे या प्रमोट नहीं करेंगे, डाउट है उसके दिमाग में। रीजन मैंने आपको समझा दी कि उसको डाउट क्यों है कि बेटा अगर उसको प्रमोट करके रिटायर किया तो नेचुरली फिर बेनिफिट्स भी ज्यादा देने पड़ेंगे, फैसिलिटीज भी ज्यादा देनी पड़ेंगी, पेंशन भी ज्यादा देनी पड़ेगी एंड सो ऑन। बाकी जो सारे मामला आते हैं टैक्स में, अकाउंटिंग में आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये पूरी सिचुएशन है जो मेरे बच्चों ने जहन में रखनी है। अब जरा हम चलते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट की तरफ। रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एज सजेस्टेड बाय वी रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। बिल्कुल सीधा सीधा सा बेटे सवाल और उसका सीधा सीधा सा जवाब। आपने 3 फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके उसकी आगे एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन दे देनी है। फैक्टर्स कौन से हैं? वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी। एक लाइन में वैलेंस का लिख देना है, एक लाइन में एक्सपेक्टेंसी का लिख देना है और एक लाइन में इंस्ट्रूमेंटेलिटी का। अगली बात वो क्या कहता है? डिस्कस। ये देखें, ब्रीफली डिस्क्राइब या इस तरह नहीं, उसने एक तफसीली बात पूछी है। और डिस्कस यहां से भी क्लियर होता है कि सवाल 10 नंबर का है। Discuss whether strength of each of these determinants would be high or low in case of Arij and Shayan respectively। ये मेरे बच्चे ये देखें स्क्रीन के ऊपर, मैंने ये आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया है कि जी अरीज की वैलेंस एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है और शयान की वैलेंस एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है, ये मैंने स्क्रीन के ऊपर सॉल्व कर दिया है। फिर वो कहता है सजेस्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर तारिक, के जो मैनेजर साहब हैं उनके लिए कोर्स ऑफ एक्शन, उन्हें बताएं कि वो क्या करें। वेयर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर डिस्कस्ड इन पार्ट ए वुड बी लो। अब देखें लो कहां कहां है। अरीज की सूरत में एक्सपेक्टेंसी लो है और मेरे बच्चे शयान की सूरत में इंस्ट्रूमेंटेलिटी लो है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें अरीज की, अब तारिक को ना फौरी तौर पर देखना पड़ेगा कि अरीज की अगर एक्सपेक्टेंसी लो है तो क्यों लो है? क्योंकि उसके पास भाई नेसेसरी स्किल्स नहीं है। अगर शयान की इंस्ट्रूमेंटेलिटी लो है कि भाई ये प्रमोशन मुझे नहीं देंगे बिकॉज मैं रिटायर होने वाला हूं, तो फिर उसको किस तरह से दूर करना है? तो बेटा सिंपल सी बात है, अब दो तीन चीजें हैं। अरीज की सूरत में, अरीज के केस में तारिक को क्या करना चाहिए? अरीज के केस में मेरे बच्चे तारिक को क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पर अरीज के लिए कोई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम फौरी तौर पर लॉन्च कर दे, जहां पर अरीज को ये मौका हो कि वो अपने जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को इंप्रूव कर सके। जैसे ही मेरे बच्चे अरीज के स्किल्स इंप्रूव होंगे, ये जो अरीज की लो एक्सपेक्टेंसी है ये मेरा बच्चा हाई हो जाएगी और फौरी तौर पर अरीज की मोटिवेशन भी हाई हो जाएगी। शयान की सूरत में बेटे दो काम हो सकते हैं, ये तसल्ली से समझ लीजिएगा। दो काम क्या हो सकते हैं? पहली तो बात जिसका हमें इंडिकेशन बुक क्वेश्चन में भी मिलता है, पहली बात तारिक जो है वो शयान को हौसला देगा कि भाई तुम जूनियर आए थे हमारे पास,
हमने तुम्हें हर साल प्रमोशन दी है ना, हमने अपना हर किया हुआ वादा पूरा किया है, तो अब तुम्हें डर क्यों लग रहा है? अगर हमने पहले तुम्हें 30 साल प्रमोशन हमसे लेते रहे हो, अगर 30 सालों में हम तुम्हें प्रमोट इतनी दफा प्रमोट किया है, तो एक और प्रमोशन देने में हमें कोई मौत नहीं पड़ने लगी। एक ही ये चीज। लेकिन इस इशू में बेटे प्रॉब्लम क्या है कि भाई पहले आप प्रमोशंस देते थे तो तब वो रिटायर होने वाला तो नहीं था, अब तो वो रिटायर होने वाला है। तो बेटे इसकी एक दूसरा सॉल्यूशन ये निकल सकता है, आप दोनों ही पेपर में लिखाइएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बेटे शयान का जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड ही तब्दील कर दिया जाए। शयान को कहें कि सरकार आपको हम प्रमोशन नहीं देंगे बिकॉज अगले साल आप वैसे ही रिटायर होने लगे हैं, हम आपके पोस्ट रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स हैं, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हम उनमें इजाफा कर देंगे। हम आपको आपको घूमने फिरने का शौक है ना, रिटायरमेंट के बाद आप घूमना फिरना चाहते हैं, हम आपको कोई ट्रैवलिंग की हेड में कोई चीज दे देंगे, कोई हम आपको ट्रैवलिंग अलाउंस पोस्ट रिटायरमेंट दे देंगे, हम कंपनी की तरफ से आपको कोई लॉयल्टी कार्ड वगैरह कोई ऐसी चीज बना देंगे। आप वो कार्ड जब एयरलाइंस में या होटल्स वगैरह में दिखाएंगे तो कंपनी के बिहाफ पे इतने % आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी ऐसा रिवॉर्ड जिसका ताल्लुक पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ से हो, जिसमें बेटे मेडिकल फैसिलिटी भी हो सकती है, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी हो सकती है, कोई लंप सम अमाउंट भी हो सकती है, कोई किसी किस्म के डिस्काउंट्स हो सकते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं उनमें इजाफा किया जा सकता है। अरीज की सूरत में तारिक को एक ही काम करना पड़ेगा, जल्दी से ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कराए ताकि अरीज के जो स्किल्स हैं वो रिकवर हो जाएं और अरीज में कॉन्फिडेंस आ जाए, सेल्फ एफिकेसी बढ़ जाए और वो उसको अचीव कर ले। शयान की सूरत में दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो हम शयान को पिछले वादे जो हैं वो याद करवा सकते हैं कि भाई हमने हर दफा अपना प्रॉमिस पूरा किया है, इस दफा भी करेंगे, घबराओ ना। लेकिन अगर शयान की घबराहट दूर नहीं होती तो फिर हम उसको कहते हैं कि अच्छा फिर प्रमोशन को छोड़ दो, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, हम तुम्हें कोई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट दे देते हैं जिनके जरिए से तुम अपना ट्रैवलिंग और रिक्रिएशन का शौक जो है वो पूरा कर सको। तो बड़ा ही बेटे कंप्रीहेंसिव सवाल, 13 नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन जो था। और अगर आप गौर करें उस वक्त अगर बच्चे थोड़े से परेशान ना हो जाते और अगर उन्होंने इस थ्योरी को तफसील से जरा पढ़ा होता तो ये 13 नंबर का सवाल अटेम्प्ट करना कोई लंबा चौड़ा मुश्किल काम नहीं था, बआसानी ये मैनेज हो सकता था। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, हमारे पास एक और सवाल ऑटम 2020 का आया है, ये भी बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका ए पार्ट है, देखिएगा जरा। अफान तरीन HR manager at Cloud9 Limited has recently conducted employee satisfaction survey। ये बेटे चैप्टर नंबर 6 में जाके पढ़ाऊंगा। हम सर्वेस परफॉर्म करते हैं, आप लोगों ने मेरे बच्चे अगर याद हो तो आप लोगों ने क्वेश्चनियर्स बनाए होंगे क्यूटी के अंदर। हम सर्वे करते हैं, उस सर्वे से हमें जो डेटा मिलता है उसे हम क्वेश्चनियर्स में रिकॉर्ड करते हैं और क्वेश्चनियर से फिर उस डेटा को हम टेबल्स बनाते हैं, फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं, उनके ऊपर फिर हम मुख्तलिफ जो टूल्स हैं लाइक जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी है, कोरिलेशन वगैरह, वो सारे टूल्स जो माशाल्लाह आप लोगों ने पढ़े हुए हैं मोहतरम सर आरिफ साहब से, उनको आप अप्लाई करके तो उसके ऊपर से स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल रिजल्ट्स निकालते हैं और एक अंदाजा लगाते हैं कि आपके एम्प्लॉई आपसे कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। While reviewing the responses, he is surprised that considerable number of employees has low level of motivation। बड़ी ही खतरनाक चीज है कि भाई एम्प्लॉइज में मोटिवेशन जो है वो लो है। He has concluded that increasing the existing pay would increase the motivation level of employees। ठीक है, अगर हम सैलरी बढ़ा देंगे तो भाई एम्प्लॉइज जो है वो मोटिवेटेड हो जाएंगे। रिक्वायर्ड क्या है? बाय यूजिंग फॉलोइंग थियरीज ऑफ मोटिवेशन डिस्कस वेदर अफान कंक्लूजन इज करेक्ट और नॉट। ठीक हो गया। अगर बेटा आप हेर्जबर्ग के कॉन्सेप्ट में देखें, हेर्जबर्ग के कॉन्सेप्ट में, तो हेर्जबर्ग के मुताबिक ये बात सही नहीं होगी।
ठीक है, हेर्ज़बर्ग के मुताबिक ये कंक्लूजन जो है ये सही नहीं होगा। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि बेटा हेर्ज़बर्ग ये कहते हैं, हेर्ज़बर्ग का कहना ये है कि भाई सैलरी जो है वो एक टाइप ऑफ हाइजीन है। सैलरी बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ खत्म होगी डिससेटिस्फैक्शन, किसी किस्म की मोटिवेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेर्ज़बर्ग ये अफान का ऐसा सोचना सही नहीं है। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि अकॉर्डिंग टू हेर्ज़बर्ग इंक्रीमेंट इन सैलरी इज अ हाइजीन विच विल ओनली रिमूव डिससेटिस्फैक्शन, लेकिन किसी तरह की मोटिवेशन क्रिएट नहीं करेगा। अगर हम अंकल मैज़लो की बात करें तो अंकल मैज़लो के मुताबिक ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैज़लो साहब जो हैं वो कहते हैं कि भाई सैलरी के जरिए से आपकी बहुत सारी नीड्स जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। सैलरी से आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। ठीक हो गया। सैलरी से आपको सेफ्टी भी मिल जाएगी। सैलरी से आपकी एस्टीम नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन शायद इंक्रीमेंट इन सैलरी से एक्चुअलाइजेशन नीड आपकी पूरी ना हो, उसके लिए कुछ और मामला करना पड़ेगा। लेकिन किसी हद तक मैज़लो इस बात को सही मानेगा। मैज़लो कहेगा हाँ जी सही है, सैलरी इंक्रीमेंट एक नीड है और सेम नीड एम्प्लॉइज को, सारे एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर देगी। वी रूम इस बात को बिल्कुल गलत कह देगा। ठीक है, वी रूम कंप्लीटली गलत कहेगा और उसकी रीजन क्या है कि वी रूम का कहना यह है कि एम्प्लॉय उस रिवॉर्ड के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट करते हैं और उस रिवॉर्ड के लिए सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं जिस रिवॉर्ड के लिए एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और उससे भी बड़ी बात क्या कि वैलेंस हाई है। अब हर बंदे के लिए बेटे आप गौर कीजिएगा, हर एम्प्लॉय के लिए सैलरी का बैलेंस सेम तो नहीं हो सकता। कुछ लोग मेरे बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सैलरी बढ़ना अच्छा लगेगा, वो तो मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग बेटे ऐसे हैं जिनको कार चाहिए होगी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रिस्पेक्ट चाहिए होगी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रिकग्निशन चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रमोशन चाहिए। अकॉर्डिंग टू वी रूम तमाम के तमाम जो कहिए कि एम्प्लॉइज हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन सेम रिवॉर्ड का बैलेंस सेम नहीं हो सकता। ठीक हो गया, सेम रिवॉर्ड का बैलेंस डिफरेंट एम्प्लॉइज की नजर में डिफरेंट होगा। तो 6 नंबर का बेटे ये सवाल था, 2-2 नंबर ईच सेक्शन को जाएंगे। हेर्ज़बर्ग के मुताबिक आइडिया गलत है। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि इससे मोटिवेशन नहीं आएगी बिकॉज सैलरी इंक्रीमेंट हाइजीन फैक्टर है। मैज़लो किसी हद तक इसे अप्रूव कर देगा बिकॉज मैज़लो ये कहता है कि तमाम एम्प्लॉइज की नीड्स बिल्कुल सेम होती हैं और सेम नीड से तमाम एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाते हैं। वी रूम इसे गलत कहेगा। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि वी रूम के मुताबिक हर एम्प्लॉय के लिए एक्सपेक्टेंसी और बैलेंस सेम रिवॉर्ड का डिफरेंट है। कुछ लोगों के लिए सैलरी इंपॉर्टेंट होगी और कुछ लोगों के लिए शायद उतनी इंपॉर्टेंट ना हो। उसके बाद बेटे मैक्लीलैंड की थ्योरी है। मैक्लीलैंड पे भी बड़े क्वेश्चन इस बंदे ने पूछे हैं। मेरा ख्याल है कि शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ सवालात जो हैं वो मैक्लीलैंड की थ्योरी से आए हैं। ऑटम 2015 का क्वेश्चन नंबर 1 बेटे देखिएगा, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय एज एनविज्ड बाय डेविड मैक्लीलैंड इन हिज नीड बेस्ड मोटिवेशनल मॉडल। बिल्कुल सीधा सीधा सा बेटे सवाल है। डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं? डेविड मैक्लीलैंड के मुताबिक भाई 3 टाइप्स हैं। डेविड मैक्लीलैंड के मुताबिक 3 टाइप्स हैं। कौन सी 3 टाइप्स हैं? एक हाई अचीवमेंट नीड है, हाई एफिलिएशन नीड है और अल्टीमेटली हाई पावर नीड है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है ऑल्सो डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बेटे आपने सवाल ये देखिएगा, सवाल लिखते वक्त ही मैंने बुलेट्स की शक्ल में कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें गुड और बैड दोनों ही शामिल हैं वो यहां पर तफसील से लिख दी हैं। सिंपल 9 नंबर का सवाल था, एग्जैक्ट वही छाप देना था, बड़ा आसान सा सवाल था। ऑटम 2017 क्वेश्चन नंबर 6 उसने पूछा है, मैग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, पावर जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं,
50 साल हो गए हैं, रीसेंट स्टडी एचआर वालों ने की, हुआ क्या, जो सीएफओ है इज ड्रिवन बाय हाई नीड ऑफ पावर। ये देखें सर, ठीक है, इसमें पावर वाली कहानी है। जो सीआईओ है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप रखता है, यानी इसके अंदर अफिलिएशन नीड हाई है। जो हेड ऑफ एचआर है वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स, ये चाहता है कि इसकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज एंड अप्रिशिएट करें। जैसे ही बेटे आप सवाल पढ़ते हैं आपको फौरन समझ आ जाता है जो सीएफओ साहब हैं वो पावर के कायल हैं, जो सीआईओ साहब हैं वो अफिलिएशन के कायल हैं, और जो ह्यूमन रिसोर्स वाले साहब हैं वो अचीवमेंट के कायल हैं। बिल्कुल सिंपल सी। Clarify the need of above individual according to McClelland motivational theory and explain how these need affect their role in the organization। ये जो बेटे explain है उसने characteristics पूछी हैं सिंपल किस्म की, कि जिस बंदे में प्रेस्टीज की नीड जो है, स्टेटस की नीड, पावर की नीड हाई होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हरकतें करता है। जिसमें अचीवमेंट नीड हाई होती है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हरकतें करता है। जिसमें अफिलिएशन नीड हाई होती है वो क्या करता है। तो बेटे वो तफसील से मैंने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू मैक्लीलैंड ऑटम 2018 में फिर इसने सवाल पूछ लिया है, 10 नंबर का बी पार्ट है। अकॉर्डिंग टू मैक्लीलैंड मोटिवेशनल नीड थ्योरी, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अफिलिएशन significantly influence the behavior of an individual, which is useful to understand from a managerial context। ठीक हो गई बात। ब्रीफली डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है बेटा उसने of individual who are motivated by each of above three need as suggested। Also mention under which dominant need a person would most likely be a good leader। बड़ा ही बेटा सिंपल सा सवाल था। फिर दोबारा तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, और जब बेटे आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे होंगे वहीं आपको नजर आ जाएगा। उसने कहा था कि जो हाई अचीवर होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लीडर साबित होते हैं। प्रॉब्लम इनमें सिर्फ और सिर्फ एक होती है, सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि ये लोग जो हैं दूसरे लोगों से बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इनका ख्याल होता है कि जितनी मेहनत से काम हम करते हैं बाकी लोग भी उतनी ही मेहनत से काम करेंगे, और अल्टीमेटली जो है वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मामला बन जाएगा, और बाकी लोग भी उतने ही अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं। तो बाज मर्तबा लोगों से ये ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, जिससे लोगों में स्ट्रेस और बेचैनी जो है वो बढ़ जाती है। अदरवाइज जो बेस्ट टाइप ऑफ लीडर अकॉर्डिंग टू मैक्लीलैंड है वो हाई अचीवमेंट वाले हैं। 5 नंबर का मुख्तसर सा सवाल था। ऑटम 2020 क्वेश्चन नंबर 4 उसने बेटे पूछा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बिग बैंक लिमिटेड इज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ, और ये पता नहीं इन्होंने मुझे क्यों बीच में घसीट लिया है, विद द परफॉर्मेंस ऑफ आशिर रहमान। लिखना कहीं आशिर रमजान था, आशिर रहमान लिख दिया है। अ ब्रांच मैनेजर एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर आशिर वाज गिवन अ टास्क टू इम्प्लीमेंट वेरियस कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स इंक्लूडिंग पे कट्स एंड लेइंग ऑफ। अब जी आशिर रहमान साहब को आपने काम क्या दिया है कि आशिर साहब आपने अगले क्वार्टर के अंदर ना, आपने क्वार्टर जब शुरू हुआ तो मैनेजमेंट ने बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई आपने जरा कॉस्ट को रिड्यूस करना है। और कॉस्ट कैसे रिड्यूस करनी है, लोगों की तनख्वाहें कम करनी है, और जो एक्स्ट्रा को बंदे इधर उधर नजर आ रहे हैं उनको नौकरियों से निकालना है। However, Ashir could not implement these measures as he shares a strong rapport with his team and believes that such measures would adversely impact his liking by his team member। ये देख लें बेटे, गौर करें, ये जो साहब हैं आशिर रहमान, चूंकि उनके नाम में ही बेटा रहमान लिखा हुआ है तो उनमें खासियत भी वैसी ही है। वो कहते हैं कि यार मेरे टीम मेंबर मुझे बड़ा पसंद करते हैं, मेरा मेरे टीम मेंबर्स के साथ बड़ा अच्छा अफिलिएशन है। अगर मैं इनकी तनख्वाहें काटूंगा, इनको नौकरियों से निकालूंगा, तो ये तो फिर मोटिवेट होने की बजाय डीमोटिवेट हो जाएंगे, मेरे इनके साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, मेरा अफिलिएशन की जो प्रायोरिटी है वो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी। Explain why Ashir was not able to implement the task as assigned by the board।
2 मार्क्स का बिल्कुल सीधा सा बेटे जवाब था। चूंकि आशिर रहमान में जो अफिलिएशन नीड है वो हाई है। अफिलिएशन नीड हाई वाला बेटे जब आप टॉपिक पढ़ते हैं ना अफिलिएशन वाला, तो वहां उसने एक रीजन बड़ी खूबसूरत लिखी है। वो कहता है जी इन लोगों में कमी क्या होती है कि ये डिफिकल्ट बट नेसेसरी डिसीजंस, डिफिकल्ट बट नेसेसरी डिसीजंस जो हैं वो टाइमली नहीं ले पाते, क्योंकि इनकी लोगों से रिलेशंस होते हैं। ये लोगों से अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि लोग हमेशा इनको अच्छे से एक्नॉलेज करें। तो फर्स्ट जो पहले जो पॉइंट है उसका जवाब क्या है कि भाई आशिर रहमान इसलिए नहीं कर पा रहा कि इसमें अफिलिएशन नीड हाई है, और जिन लोगों में अफिलिएशन नीड होती है वो नेसेसरी और हार्ड डिसीजंस जो हैं, हार्ड बट नेसेसरी डिसीजंस जो हैं उनको टाइमली मैनेज नहीं कर पाते। रेकमेंड एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन हु कुड बी राइट फिट फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टास्क। तो इसमें बेटे अब देखिएगा कि अगर आपने सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टास्क करनी है तो इसमें सही पर्सन कौन सा होगा। मैं समझता हूं जिसके अंदर आपके पास जो है वो अचीवमेंट वाला मामला जो है वो हाई होगा। ये लोगों की सैलरियां वगैरह तो चलें कट जाएगी और मे बी ले ऑफ वगैरह भी हों, लेकिन ये इस बंदे में सलाहियत क्या होगी कि ये उनको अचीवमेंट के जरिए से सेटिस्फाई करेगा कि भाई अगर आप लोग अचीवमेंट्स करेंगे तो आने वाले वक्त में हो सकता है ये सैलरी जो कम हुई है कंपनी इस सैलरी को इंक्रीज कर दे, ठीक है, और आपकी जॉब जो है वो सिक्योर रहे। तो जो अप्रोप्रिएट पर्सन है इस सिचुएशन के लिए वो कौन सा होगा, वो हाई अचीवमेंट वाला पर्सन होगा, ताकि जो है बेटे वो अचीवमेंट के जरिए से टास्क को प्रॉपरली सक्सेसफुल जो है वो बना सके। हमजा बेटा रोल नंबर 102, कैमरा बेटा ऑफ कर दीजिएगा, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद बेटे देखिए सिंपल से सवाल थे 3 मार्क्स का। एक जरा ये चीज देखिएगा कि सवाल काफी मर्तबा इसने पूछा है। पहली मर्तबा 9 मार्क्स का, फिर 8 मार्क्स का, फिर 5 मार्क्स का, और फिर उसके बाद भी 5 मार्क्स का। बड़ा पसंदीदा सा टॉपिक है ये। एक बेटे सवाल देखिएगा, डिस्कस द एडवांटेजेस विच प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन सीक टू अचीव बाय इंप्लीमेंटिंग फॉर्मल गोल सेटिंग सिस्टम। ये अगर बेटा आप ये देखिएगा, ये मैंने ऊपर ना इसको रेफर किया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये जहां पे चैप्टर एंड होता है उसके एंड पे ये लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद हैं। जो बच्चे स्टडी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेटे वहां पर उसने ये क्वेश्चन एग्जाम्पल की सूरत में मेंशन किया हुआ है। बेसिकली ये जो सवाल था ना, ये स्टडी टेक्स्ट में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ था, ये पुरानी स्टडी टेक्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस में लिखा हुआ था। तो चूंकि बेटे उसने नए स्टडी टेक्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस वाला पोर्शन खत्म कर दिया, तो फिर उसने वहां से ये सवाल उठा के एग्जाम्पल की सूरत में लिख दिया है। जो बच्चे नोट से पढ़ रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन देख लें, जो बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं वो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। सिंपल सा सवाल है, पढ़ लीजिएगा, ऐसा जिसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर हो तो बेटा मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद फिर बेटे ये देखिएगा स्प्रिंग 2016 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर वाली कहानी जरा थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। आखिरी लाइन पढ़ता हूं आपके सामने, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट मैटर्स विच द बोर्ड मस्ट कीप इन पर्सपेक्टिव व्हाइल एस्टेब्लिशिंग इट्स गोल्स। कि जो ये ऊटी लिमिटेड है इसके जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने बेटे जब अपने गोल स्टैब्लिश करने हैं तो गोल स्टैब्लिश करते वक्त, इफेक्टिव गोल स्टैब्लिश करते वक्त वो कौन कौन सी बातों को जहन में रखेंगे। तो बेटा आपने इस सवाल को बस थोड़ा सा कस्टमाइज करना था, थोड़ा सा कस्टमाइज करना था। पहली लाइन आपने क्या लिखनी थी, द बोर्ड ऑफ ओटी लिमिटेड विल कीप फॉलोइंग पॉइंट्स, विल कीप फॉलोइंग फैक्टर्स, फॉलोइंग points in their mind while establishing effective and while establishing perspective for goals, for development of goals। एक सिंपल सी लाइन लिख के और उसके नीचे एग्जैक्टली बेटा
यही पॉइंट्स लिख देने थे। स्प्रिंग 2019 क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, गोल्स कैन कंट्रीब्यूट टू सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, as they often provide a justification to action in the context of delivering a personal benefit associated with achieving the goal. Required क्या है? List any 4 matters that management should keep in perspective while setting organizational goal. बहुत प्यारा बेटा सवाल है, और ये सवाल इतना ज्यादा प्यारा क्यों है, इसकी मैं तारीफ क्यों कर रहा हूं कि यहां पर बेटे आई कैप ने ना, वो जैसे हम पंजाबी जुबान में कहते हैं, सज्जी दिखाकर खब्बी मारी है। देखें कैसे, जरा गौर कीजिएगा, ये टैक्टिक्स बहुत यूज करता है आई कैप, स्टूडेंट के दिमाग के साथ खेलता है। जैसे ही बच्चे आप ये लव सेल्फ मोटिवेशन पढ़ते हैं ना, आपका दिमाग फौरी तौर पर चला जाता है वो जो हमने शुरू में पढ़ा था, लर्निंग ओरिएंटेशन और प्रूफ ओरिएंटेशन। फौरी तौर पर आपका दिमाग वहां चला जाता है। उसने पूरी 1-1.5 लाइन लिखी, बच्चा फौरन वहां पे फोकस कर रहा है। रिक्वायरमेंट में बेटा उसने क्या कर दिया, उसने कहा सिर्फ 4 फैक्टर्स लिख दो। कौन से वाले भाई? वो वाले फैक्टर, पर्सपेक्टिव व्हाइल सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और आपने उसने सेल्फ मैनेजमेंट का, सेल्फ का तो पूछा ही नहीं, वो तो पूछ रहा है मैनेजमेंट का। सो बात शुरू उसने सेल्फ मोटिवेशन से की और सवाल उसने मैनेजमेंट का पूछ लिया। तो यहां भी बेटे एग्जैक्ट आंसर यही ऊपर वाले पॉइंट्स ही रहेंगे। मेहरबानी करके कहीं इसमें गलती से वो लर्निंग ओरिएंटेशन और प्रूफ ओरिएंटेशन वाली कहानी लिख मत आइएगा। फिर इसी तरह से बेटे एक सिंपल सा सवाल और है, स्प्रिंग 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका बी पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिजनेस गोल। बिल्कुल सीधी सी बेटे डेफिनेशन लिखनी थी, बिल्कुल चैप्टर जहां से स्टार्ट, बल्कि सॉरी चैप्टर कह रहा हूं, जहां से ये पोर्शन स्टार्ट होता है वहां उसने गोल, ऑब्जेक्टिव, एम सबकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। स्टेट एनी 4 रीजंस, कोई 4 रीजंस लिखनी थी, any 4 reasons which may act as an impediment, रुकावट को बेटा बोलते हैं, in the achievement of business goals। भाई रुकावटें क्या क्या हो सकती हैं? आपके गोल फ्लेक्सिबल नहीं है, आपके गोल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, आपके गोल बहुत इजी हैं, या आपके गोल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हैं। ठीक हो गया? वो 4-5 पॉइंट्स उसने लिखे हुए हैं। स्प्रिंग 2019 का मेरे बच्चे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, गोल्स कैन कंट्रीब्यूट टू, चलें ये उसके साथ मैंने आपको क्लियर कर दिया था, इसके अंदर भी मेरा बच्चा मैंने गलत को हाईलाइट कर दिया है। हाँ जी ठीक है, ये सवाल हम ऊपर अभी पढ़ के आए थे, इसका ए पार्ट बेटा हमने यहां पे सॉल्व किया है, और बी पार्ट बेटा इसका मैंने नीचे लिखा हुआ है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन limitations organization despite that they are realistically challenging। अब यहां पर बेटा एक चीज देखिएगा, ये भी इसने कमाल दिखाया है। अगर आप प्रॉब्लम्स देखें तो प्रॉब्लम्स में बेटा क्या है, अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग, टू इजी, क्रिएट इनफ्लेक्सिबिलिटी और ग्रेटर स्ट्रेस, जनरेट स्ट्रेस। ठीक है, और उनमें से बेटा एक उसने अपने पल्ले से बता दिया है, रियलिस्टिकली। उसने कहा है जनाब गोल्स जो हैं वो रियलिस्टिकली चैलेंजिंग हैं, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब यहां बेटा बेसिकली वो असेस क्या करेगा कि स्टूडेंट ने सिर्फ रटा लगाया हुआ है या थोड़ा सा इसका दिमाग भी चलता है। अगर कोई बच्चा वहां पर अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग भी लिखाता है तो इसका मतलब है कि उस बच्चे ने ध्यान और तवज्जो से सवाल नहीं पढ़ा। रियलिस्टिकली चैलेंजिंग तो उसने खुद बता दिया है कि भाई गोल्स जो हैं वो रियलिस्टिक भी हैं और चैलेंजिंग भी हैं, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको वहां लिखना चाहिए था कि भाई इसके अलावा गोल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, गोल्स जो हैं वो माइट बी पॉसिबल इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर दें, या गोल्स जो हैं वो बहुत इजी हों और एम्प्लॉय जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड जो है वो फील करे। एमबीओ मेरे बच्चे हमने तफसील से पढ़ा था, वर्किंग बड़े अच्छे से इसकी की थी, इस पे भी उसने 2 एक सवाल 3 सवाल, अच्छा टॉपिक है ये भी। ऑटम 2015 का एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एम्स टू अलाइन, अलाइन कहते हैं बेटा रिकंसाइल करने को, गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज, स्टेट 2 benefits each which would accrue
to such an organization and the employees by adopting the MBO approach। ठीक है, उसने दो बेनिफिट्स पूछे हैं, स्टेट टू बेनिफिट्स, और इन दो बेनिफिट्स की बेटा कहानी क्या है दोनों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के लिए। हाँ, ये जो लफ्ज ईच है इसके ऊपर बेटा आपने तवज्जो देनी है। अब जरा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि बेटा जो हमारा स्टडी टेक्स्ट है या नोट्स हैं उसमें सारे बेनिफिट्स इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो आपने जरा थोड़ा सा ना उन बेनिफिट्स को पढ़ के अच्छी तरह से और उसको थोड़ा सा मोल्ड करना है। दो बेनिफिट्स हैं ईच, दो आपने लिखने हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहली लाइन आप ऊपर क्या लिखेंगे जी, फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ एमबीओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे दो पॉइंट लिख दें, और उसके बाद फिर बेटे आप लिखिएगा फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ एमबीओ फॉर एम्प्लॉय, और उसके नीचे दो पॉइंट लिख दें। अब ऑर्गेनाइजेशन के नीचे कौन से दो पॉइंट लिखने हैं और एम्प्लॉय के नीचे कौन से लिखने हैं वो आपको जरा वहां से पढ़ के सर्च करना पड़ेगा। स्प्रिंग 2019 बेटे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्प्रिंग 2019 क्वेश्चन नंबर 7, उसका बी पार्ट देखिएगा। MS फातिमा हैज रिसेंटली ज्वाइंड एज CEO ऑफ अ मीडियम साइज एंटिटी। ठीक है, फातिमा साहिबा हैं, CEO हैं मीडियम साइज एंटिटी की। She has noted that organizational objectives are not clearly defined। ये देखें बेटा एक बड़ा मेजर सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। अब जब बेटा वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो लोगों की वो समझ में भी नहीं आएंगे। And communicated to employees. Therefore, she has decided to implement the system of management by objective। उसने फिर सोचा क्या कि भाई चूंकि गोल्स ना क्लियरली डिफाइंड हैं ना एम्प्लॉयज को प्रॉपरली कम्युनिकेटेड हैं, तो अब मैं क्या करती हूं, मैं एमबीओ अप्लाई कर देती हूँ। स्टेट द स्टेप्स, वो प्रोसेस ऊपर पूरा लिखना है। इस सवाल का भी बेटा आप स्टार्ट बिल्कुल इसी तरह ही करेंगे, MS फातिमा CEO विल फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट MBO इन हर ऑर्गेनाइजेशन। पहली लाइन, इसे हम कस्टमाइजेशन कहते हैं। पहली लाइन आप ये लिखेंगे और उसके नीचे फिर पॉइंट्स की शक्ल में, बुलेट्स की शक्ल में एग्जैक्टली वो प्रोसेस लिख देंगे। ब्रीफली डिस्कस एनी टू डिफिकल्टीज। अब बेटा डिफिकल्टी से मुराद क्या है, डिसएडवांटेजेस MS फातिमा में एनकाउंटर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MPO। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल था, स्टेप्स लिखने थे और डिफिकल्टीज लिखनी थी। सवाल को कस्टमाइज याद से कर लीजिएगा। फॉलोइंग आर द स्टेप्स MS फातिमा विल फॉलो, फॉलोइंग आर द डिफिकल्टीज MS फातिमा में एनकाउंटर। इवन जो उसने सवाल दिया है वहीं से आप लफ्ज उठा लें अगर दिक्कत हो रही है लिखने में, लेकिन प्रॉपरली कस्टमाइज जरूर कीजिएगा। एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, जावेद डोगर, अच्छा जी चलें, हेड ऑफ सेल्स डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल बेटा इमीडिएट जो आपकी प्रीवियस अटेम्प्ट है ऑटम 2021 की, वहां से गरम गरम ताजा ताजा सवाल निकला है। इसने डिसाइड किया है कि मैं क्या करूंगा, मैं MBO जो है वो अप्लाई करूंगा। इम्प्रूव सेल्स इंप्रूव करने के लिए ही मेड श्योर ऑल द टीम मेंबर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस थॉरोली understood the well crafted organizational mission, vision, objective. He sent each team member an email giving them the goals to increase sale as much as possible। बेटा अगर आप गौर करें तो इन दो तीन लाइनों में वो आपको MBO का प्रोसेस बता रहा है। उसने पहले क्या किया भाई, सबको गोल्स क्लियर किए, मिशन क्लियर किया, विजन क्लियर किया, फिर उनको पर्सनल पर्सनल ईमेल्स भिजवाई, कम्युनिकेट कर रहा है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अप्रोच यूज कर रहा है। The salesperson who achieved the highest sale figure was to get a hefty कैश प्राइज एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक हो गया जनाब, जो गोल अचीव करेगा हम उसे कैश की सूरत में एक बड़ा अच्छा खासा इनाम और इकराम जो है वो देंगे। However, to his surprise, when he conducted the performance appraisal at the end of the year, the sale figure did not show any improvement। उसने बड़ा लालच दिया, हर चीज उसने बड़े अच्छे तरीके से की, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी
उसको बड़ी हैरानगी हुई, अफसोस भी हुआ होगा कि भाई सेल जो है वो इंक्रीज नहीं हुई। देखते हैं जरा रिक्वायरमेंट क्या है। ब्रीफली एक्सप्लेन एंड रिलेट द स्टेप ऑफ एमबीओ प्रोसेस फ्रॉम सिनेरियो अबव। ठीक है, जो बेटा आपने प्रोसेस ऑलरेडी याद किया है, यहां से वो स्टेप्स आपने पिक कर करके उसके साथ मैच करने हैं। ठीक हो गया, यानी सवाल में से आपने स्टेप निकालने हैं और उन स्टेप को बेटा आपने इसके साथ, ये जो प्रोसेस आपने यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रोसेस के साथ बेटा आपने उन स्टेप्स को मैच करना है। कि भाई वो ये देखें ना, पहला पॉइंट ही देखें, वो एक्सप्रेस्ड एज मिशन एंड विजन, फिर अगला पॉइंट देखें कास्केडेड डाउन टू एम्प्लॉयज, फिर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट यूज कर रहा है। वो कह रहा है कि जी प्रोसेस को उसके साथ रिलेट कीजिए। सिंपल है आइडिया, कंफ्यूज नहीं होना। ऑल्सो सजेस्ट इंप्रूवमेंट टू द प्रोसेस बिफोर जावेद रन्स इट अगेन। ठीक हो गया, आपने कुछ सजेशंस भी देनी है कि भाई क्या ऐसी रीजन हो गई, क्या ऐसे मामलात हो गए जिसकी वजह से ये जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा प्रोग्राम। व्हाट बेनिफिट्स अदर देन इंप्रूव सेल कैन जावेद एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वेल इंप्लीमेंटेड एमबीओ प्रोसेस। तो बुनियादी तौर पर बेटा वो आपसे एडवांटेजेस पूछ रहा है कि अगर अगर ये एमबीओ प्रोग्राम सही तरह इंप्लीमेंट हो जाता तो एक तो चले इसके नतीजे में सेल्स बढ़ जाती कंपनी की, इसके अलावा बेनिफिट्स क्या मिलते। तो वो बेटे आप देखिएगा कि एडवांटेजेस की सूरत में ये सवाल जो है वो यहाँ पर, ये देखें बेटा, बेनिफिट्स ऑफ एमबीओ की सूरत में ये चीज जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड हो जाते, बड़ी अच्छी उनकी एक वर्किंग हो जाती है एंड सो ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेप्स बताने थे, ब्रीफली एक्सप्लेन और रिलेट करने थे कि भाई स्टेप्स कौन कौन से हैं और उन स्टेप्स को किस तरह से ये साहब जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं। फिर बेटे देखिएगा एक और सवाल है ऑटम 2018 का, क्वेश्चन नंबर 10, उसका ए पार्ट है, पीपल विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी आर रिगार्डेड एज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेल एज दे आर लाइकली टू व्यू चैलेंजिंग एज समथिंग टू बी अकम्प्लिशमेंट रादर देन अवॉइडेड। भाई ये लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े नेक लोग होते हैं। रीजन क्या है कि अगर आप इनको कोई चैलेंजिंग काम दें तो ये उस चैलेंजिंग काम से बेटे उकताते नहीं हैं या घबरा नहीं जाते, परेशान नहीं हो जाते, बल्कि उसको अवॉइड करने की बजाय उसको पूरी पावर के साथ अचीव करने की कोशिश करते हैं। What do you understand by self efficacy? सीधी सी बेटे एक डेफिनेशन लिखनी थी। डिस्कस एनी 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी। 4 एट्रीब्यूट्स बेटा ये ऊपर लिखे हुए हैं। अगर किसी की एफिकेसी हाई हो तो उसकी मोटिवेशन कैसी होगी, अगर किसी की सेल्फ एफिकेसी हाई हो तो उसकी बिहेवियर चॉइसेस कैसी होंगी, अगर सेल्फ एफिकेसी हाई हो उसके थॉट पैटर्न कैसे होंगे, और इवन अगर आप लिखना चाहें तो एकेडमिक प्रोडक्टिविटी जो है वो भी। लेकिन सारी सारी नहीं लिखनी, सिर्फ आपने वो लिखनी है कि अगर किसी की सेल्फ एफिकेसी हाई हो तो नेचुरल सी बात है बेटा, जिसकी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी उसमें मोटिवेशन भी हाई होगी। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स भी उसमें हाई होगी, और इसी तरह आपने बाकी पॉइंट्स को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑटम 2020 का, Muntaha Ibrahim, CEO at Prime Limited, along with HR manager, has conducted interviews of several candidates for the position of regional sales. ठीक है, 3 candidates have been shortlisted on the basis of defined criteria. अगर आप लोगों को मेरे बच्चे याद हो, मैंने आप लोगों को HR साइकिल में रिक्रूटमेंट भी पढ़ाई थी और सिलेक्शन भी पढ़ाई थी। बहुत सारे लोग आए इंटरव्यू देने के लिए, उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को, गालिबन वो बता रहा है कितने लोग जी, कंडक्टेड इंटरव्यू सेवरल कैंडिडेट्स, उन्होंने सिलेक्ट किए हैं। 3 कैंडिडेट्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। However, Muntaha believes that Ahmad will be best fit for the position as he has shown, बड़ा खूबसूरत बेटे सवाल है, तवज्जो दीजिएगा, एज ही हैज शोन हायर सेल्फ एफिकेसी एंड सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट एंड पैशनेट। ये देखें सर, कोई एक साहब आए हैं अहमद के नाम से, बड़ी उनमें सेल्फ एफिकेसी और बड़े वो कॉन्फिडेंट और बड़े पैशनेट, बस ऐसे ही है कि जनाब आप मुझे नौकरी पे रख लो, मैं तो जिन्हों को कि कंपनी उल्टा दूंगा, आपकी फिक्र ही ना करो।
However, HR manager has shown concern that people with self-efficacy are not always best fit for the job. उसने ये देखा है, एचआर जो है वो कोई सियाना बंदा है, एचआर मैनेजर, वो कहता है कि यार इतने कॉन्फिडेंस वाला, इतनी सेल्फ एफिकेसी वाला बंदा बाज़ मर्तबा ठीक नहीं रहता। वो कहता है जी, लिस्ट डाउन द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स दैट मुंतहा इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अहमद। ठीक है, पहली बात क्या कि भाई पॉजिटिव, अगर सेल्फ एफिकेसी अहमद की हाई है तो आप इससे मस्बत क्या क्या जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे, लिस्टिंग करनी है सिर्फ उसकी। ठीक है, और उस लिस्टिंग के अंदर बेटा आपने मामला क्या करना है, हाफिज साहब, हाँ जी, थैंक यू बेटा, ये क्लोज कर दीजिएगा, अपना वीडियो कैम क्लोज कर दीजिएगा। रोल नंबर 392, थैंक यू। तवज्जो दीजिए जरा, कैमरे से खेलने की बजाय। देखिए बेटा, जब उसकी सेल्फ एफिकेसी हाई है तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई इसकी मोटिवेशन भी हाई हो, इसकी बिहेवियर चॉइसेस भी अच्छी हों, ठीक हो गया, इसका थॉट पैटर्न भी पॉजिटिव हो, इसकी अब एकेडमिक प्रोडक्टिविटी तो बेटा आप वहां नहीं लिख सकते, रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हो रहा है। ऑल्सो डिस्कस द कंसर्न्स रेज्ड बाय एचआर मैनेजर, वो आपका ओपिनियन पूछ रहा है कि एचआर मैनेजर की बात गलत है या सही है, एचआर मैनेजर गलत कह रहा है या सही कह रहा है, जरा ये बताइएगा। तो बेटा आपने अगर सेल्फ एफिकेसी को ध्यान से पढ़ा हो ना, तो वहां उसने एक रिजर्वेशन लिखी है कि सेल्फ एफिकेसी वाले अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, कॉन्फिडेंस सही है, अगर आपने वहां लाइन पढ़ी हो तो बेटा बड़ी प्यारी उसने लाइन लिखी है, उसने कहा है स्लाइटली अबव योर स्किल एंड कैपेबिलिटीज। जो हमारा बेटा जो हमारा कॉन्फिडेंस है ना, वो हमारी सलाहियतों से स्लाइटली अबव होना चाहिए। जैसे बेटे रोजाना अगर मैं आधा चैप्टर पढ़ता हूं तो कॉन्फिडेंस मेरा क्या होना चाहिए कि नहीं भाई, अब मैं चूंकि रोजाना आधा तो पढ़ ही लेता हूं, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं हिम्मत करूंगा तो मैं रोजाना एक चैप्टर भी पढ़ सकता हूं। ये तो बात सही नजर आती है, दिस इज कॉन्फिडेंस। लेकिन बेटा अगर मैं ये कहूं कि जी चूंकि मैं रोजाना आधा चैप्टर पढ़ता हूं इसलिए अब मैं डेली हिम्मत करके 3 चैप्टर रोजाना के पढ़ लिया करूंगा, तो भाई दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस मेरा बच्चा चीजों को बेहतर बनाने की बजाय मोस्ट ऑफ द टाइम उनको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो एचआर वाले की जो रिजर्वेशन है ना, वो किस बुनियाद पे है कि हमने ये पढ़ा है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी में कि जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो स्लाइटली अबव होना चाहिए, स्लाइटली अबव। 100% जिसे कहें ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, थोड़ा सा अबव होना चाहिए, ताकि बेटा बंदा हर वक्त प्रोग्रेस करता रहे। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया तो फिर बेटा आप प्लानिंग भी गलत करेंगे और एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क जो है वो भी गलत हो जाएगी। उसके बाद सर एक और सवाल है, कुछ सवालात एक दो उसने रीइंफोर्समेंट थ्योरी से पूछे हैं। जैसे ये देखिएगा जी, ऑटम 2021 का बिल्कुल प्रीवियस अटेम्प्ट का 6 नंबर का सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियोस। पार्ट 1 देखिएगा, जहां जेब हैज बीन अवॉर्डेड hefty bonus for achieving annual sale target. Ahmad tries to be at work early to avoid signing the late coming timesheet. ठीक है, Kashif is asked to watch the online recording of a mandatory training that he failed to attend. Now he is also has to submit a report on important points. Bilal is notified that his bonus is cancelled for being involved in office brawl last week. पिछले हफ्ते को लड़ाई शड़ाई हो गई, बिलाल साहब जरा कोई होंगे, कोई जट मिजाज आदमी या गुस्से वाले बंदे होंगे, वो भी उस लड़ाई में कूद पड़े तो उसकी वजह से उनका बोनस जो है वो कैंसिल हो गया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन अप्रोचेस टू रीइंफोर्समेंट प्रेजेंट इन द सिनेरियो अबव। ये सवाल बेटा आप सब लोगों के पास मौजूद होगा, आप तमाम लोगों के पास नोट्स में मौजूद होगा। ये देखिए, स्क्रीन देखिएगा जरा, मैंने आपके सामने ये रीइंफोर्समेंट वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से लिख दिया है। मेहरबानी करके बेटा इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए
अटेम्प्ट कीजिए और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुख्तसरन इसका रिस्पॉन्स दीजिए। मुझे ज़रा जल्दी से ना बिल्कुल तरतीब से 1, 2, 3, 4 तरतीब से मुझे लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें कि सबसे पहला जो है वो क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है? पॉजिटिव पनिशमेंट है या नेगेटिव पनिशमेंट है? चारों पॉइंट्स के लिए मुझे बिल्कुल तरतीब में लिख के सेंड करें कि पहला पॉइंट की नेचर रीइंफोर्समेंट की क्या है, दूसरे की क्या है, तीसरे की क्या है और चौथे की क्या है। आपके सामने ये मैंने ओपन कर दिया है। इसके अंदर से देख लें, क्या स्टिमुलाई ऐड हो रहे हैं या रिमूव हो रहे हैं? क्या स्टिमुलाई प्लेजेंट हैं या अनप्लेजेंट हैं? और क्या उन स्टिमुलाई का पर्पस पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ाना या नेगेटिव बिहेवियर को कम करना है? जल्दी से इसको अटेम्प्ट कीजिए और ग्रुप में मुझे शेयर करें। क्विकली जरा वक्त जाया ना कीजिएगा।
जी बेटा 46 स्टूडेंट्स की मेरे पास इस वक्त मीटिंग में अटेंडेंस है और गिन के अभी तक 7 रिस्पॉन्सेज आए हैं। सही गलत तो बात की बात है, बाकी तमाम उलमा से बेटे रिक्वेस्ट है, जागें, उठें, शाबाश, हिम्मत करें। पेपर उन्होंने ही क्वालिफाई करना है, फीस दे के पढ़ रहे हैं, सदका नहीं चल रहा या मुफ्त मामला नहीं चल रहा। फीस पे की है आपने तो बेटा उस फीस का फायदा भी उठाएं और थोड़ी एफर्ट करें। देखिए जरा चीजों को, बड़ा प्रैक्टिकल से नेचर का उसने क्वेश्चन बनाया है। जस्ट अभी तक मुझे 7 रिस्पॉन्सेज मिले हैं आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स। आठवां रिस्पॉन्स आया जी मलिक हामिद की तरफ से। जी मलिक हामिद, ये बेटा आंसर को थोड़ा सा ठीक कीजिए। पॉजिटिव स्टिमुलाई एडेड, नेगेटिव स्टिमुलाई रिमूव्ड। पॉजिटिव स्टिमुलाई, नेगेटिव स्टिमुलाई गलत आंसर है। स्टिमुलाई स्टिमुलाई लिखने से, पॉजिटिव नेगेटिव लिखने से बेटा कुछ समझ नहीं आ रही कि स्टिमुलाई की नेचर क्या है। ये रीइंफोर्समेंट है कि पनिशमेंट है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ मेरे बच्चे आपने मेंशन करना है कि इधर ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या पॉजिटिव पनिशमेंट है, इसी तरह ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव पनिशमेंट है। यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, हम पेपर में लिख आते हैं एंड देन हम कहते हैं कि यार हम तो बड़ा डिटेल से लिख के आए थे, ये पास इसने क्यों नहीं किया हमें। ठीक हो गया बेटा। मोहम्मद जीशान की तरफ से आई हैव गॉट द रिस्पॉन्स। तकरीबन 8 स्टूडेंट हो गए जिनकी तरफ से अभी तक रिस्पॉन्स आया है। 45 स्टूडेंट्स में से जस्ट 8 स्टूडेंट्स की तरफ से रिस्पॉन्स आया है। हालत आप लोग देख लें अपनी। बाद में आप लोग कहते हैं कि जी ये BMBS बड़ा मनूस है और आई कैप उससे बड़ा मनूस है जो क्वालिफाई नहीं करता। एहतशाम अहमद की तरफ से ठीक हो गया जी। फर्राज की तरफ से, लियो की तरफ से, अब बेटे लियो ही वहां पर लिखा हुआ है, नाम का मुझे इल्म नहीं। अली अब्दुल्ला की तरफ से रिस्पॉन्स आ गया जी। शाबाश मेरा बच्चा, इसको देखिए। अली अब्दुल्ला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तीसरा पॉइंट अली अब्दुल्ला देखिए जरा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है बेटे, चेक कीजिए जरा। अली अब्दुल्ला बेटे अपना आंसर जरा चेक कीजिएगा। पॉजिटिव रीन, अली का आंसर है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। अच्छा जी। जी 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 बेटा देख लीजिए, इसीलिए पुत्र मैंने एक अच्छा सवाल है और प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए मैंने आपको दिया है कि ताकि आप लोग इसको जरा गौर कर लीजिए। फिर मेरे बच्चे 2 रिस्पॉन्सेज और आए हैं, बच्चों के नाम मेंशन्ड नहीं है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट है नहीं, इसमें भी आंसर को बेटा जरा देखिए दोबारा। चलें इसको जरा अटेम्प्ट आप कीजिएगा, आफ्टर द क्लास भी इसे देखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, जरा इसको मजीद मुकम्मल करने की तरफ लेके चलते हैं। ऑटम 2016 का बेटे क्वेश्चन आया है। ऑटम 2016 का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उसको बेटे डिफाइन करना था। आइडेंटिफाई सिचुएशन इन विच पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वुड बी मोस्ट इफेक्टिव। एग्जैक्ट बेटा जैसे लिखा हुआ है वैसे ही इसको छाप देना था। ये अगर आप ऊपर गौर करें तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बेटे डेफिनेशंस भी लिखे हुए हैं, इनके नीचे उनके एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं और मेरे बच्चे फिर उसके बाद अगर आप देखें तो वो कहाँ बेहतर काम करेंगे ये भी लिखा हुआ है। स्प्रिंग 2018 में भी बेटा एग्जैक्टली उसने पॉजिटिव की डेफिनेशन पूछी है, नेगेटिव की डेफिनेशन पूछी है, हर एक की उसने बेटे एक एक एग्जांपल पूछी है
और फिर उसने सीधे साधे आपसे कहा है ब्रीफली डिस्कस करें टैक्टिक्स को। जैसे बेटे ऊपर पॉइंट्स की सूरत में टैक्टिक्स लिखे हैं, वो आपने वैसे लिख देने थे। ये अलबत्ता एक सवाल अच्छा है, तमाम स्टूडेंट से बेटे रिक्वेस्ट है जरा देखिएगा, एक अच्छा सवाल उसने बनाया है। ऑटम 2019 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, शान रहमान इज अ न्यूली अपॉइंटेड सीईओ ऑफ प्लूटो लिमिटेड। He is known for strategic decision making and aggressive management practices. He notices that performance of departments can be radically improved. ठीक है, वो आया, उसने ज्वाइन किया, उसने देखा कि यार डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। In his first meeting with department manager, he informed that he would communicate monthly target and conduct a meeting at the end of each month. मंथ के स्टार्ट पे वो टारगेट दे दिया करेगा और हर महीने के एंड पे वो मीटिंग किया करेगा, ये देखने के लिए कि टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं हुए। He would maintain a list of manager whose department failed to achieve the desired performance. Manager of such department would be questioned on lower than expected performance in these meetings. हर महीने के एंड पे मेरे बच्चे जो असेसमेंट मीटिंग हुआ करेगी, उसमें हम देखा करेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट ने अपना अपना गोल अचीव नहीं किया, टारगेट अचीव नहीं किया, और फिर उस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा उससे बाकायदा पूछा जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा कि भाई ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं अचीव हुई। मैनेजर ऑफ सच डिपार्टमेंट वुड बी क्वेश्चन एंड सो ऑन। मैनेजर हैव बीन स्ट्राइविंग हार्ड टू अचीव द सेट टारगेट। अब इस सारे चक्कर का बेटे नतीजा क्या निकला कि मैनेजर्स ने बड़ी मेहनत करना शुरू कर दी और वो चीजें अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट बीइंग अप्लाइड बाय शान रहमान। बड़ा ही सिंपल सा बेटे आइडिया है कि शान रहमान साहब जो हैं वो कौन सी जो री इन्फोर्समेंट है वो यूज कर रहे हैं, कौन सा तरीका जो है वो यूज कर रहे हैं। देख लीजिए बेटा, उसने चीजों को प्रॉपरली हाईलाइट किया है, चीजों को उसने प्रॉपरली कम्युनिकेट किया है। कम्युनिकेट करने के बाद इमीडिएटली उसने बाकायदा कहा है कि जी मैं मीटिंग्स वगैरह अनाउंस करूंगा, मैं लोगों से पूछूंगा कि भाई क्या क्या रीजंस हैं, क्यों आप लोग अपने टारगेट्स जो हैं वो उनको अचीव नहीं कर पाते। तो अगर आप बेटे गौर कीजिएगा, थोड़ा तवज्जो से इसको पढ़ें, तो शान रहमान मेरा बच्चा नेगेटिव री यूज कर रहा है। नेगेटिव री, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बेटे, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, लोगों को उनके गोल्स पता नहीं लग रहे थे, शायद इसलिए गोल अचीव नहीं हो रहे थे। प्रॉपर लोगों से पूछगछ नहीं होती थी, लोग इसलिए गोल अचीव नहीं करते थे। तो ओवरऑल बेटे अगर आप देखें तो शान रहमान जो है वो नेगेटिव री यूज कर रहा है, यानी उन तमाम स्टिमुलसेस को रिमूव कर रहा है जो पॉजिटिव बिहेवियर के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। मेंशन हाउ शान रहमान ensuring that type of reinforcement theory he is applying would remain most effective। अब बेटा देखिएगा, आपने पढ़ा था नेगेटिव री को कामयाब बनाने के सिर्फ दो तरीके हैं। दो तरीके हैं, वो दो तरीके बेटे कौन से हैं ये जरा देख लीजिए। एक तो बेटा सिंपल सी बात है, इमीडिएटली आफ्टर इवेंट हो। ये दोनों दोनों बातों को बेटा ध्यान से पढ़ लें। नेगेटिव री मोस्ट इफेक्टिव कब होगी? पहली बात, महीने के शुरू में उसने टारगेट दिया, तो महीने के एंड पे इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट वो पूछना शुरू हो गया कि हाँ भाई क्यों अचीव नहीं हुआ, बजाय इसके कि वो 1 साल बाद या 6 महीने बाद पूछता। मंथ के शुरू में टारगेट दिया, एंड पे पूछना शुरू कर दिया। और फिर अगली चीज देखिए, वो ये काम उसने एक दफा या दो दफा नहीं किया, बल्कि मुसलसल फ्रीक्वेंटली राउंड द ईयर वो ये वर्किंग्स जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो पहले सवाल का बेटा बिल्कुल सिंपल सा जवाब क्या है? नंबर 1 जो ए पार्ट है उसका जवाब बेटे क्या है कि शान जो है, शान रहमान जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज कर रहा है। और बेटे उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताई कि शान रहमान हर उस प्रॉब्लम को, हर उस नेगेटिव स्टिमुलाई को रिमूव कर रहा है जो पॉजिटिव बिहेवियर के रास्ते में रुकावट बन रही है। और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए शान रहमान क्या कर रहा है?
फ्रीक्वेंट भी कर रहा है और इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट भी कर रहा है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, मेंशन 3 टैक्टिक्स दैट कैन बी अडॉप्टेड टू एम्प्लॉय रीइंफोर्समेंट थ्योरी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, आइडेंटिफाई दोज टैक्टिक्स इन गिवन सिनेरियो। अब ये देखें बेटा, अगर ये वाला हिस्सा उसने ना लिखा होता ना, तो हमारी जान बड़ी आसानी से छूट जानी थी। हमने कोई भी 3 टेक्निक्स लिख देनी थी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये बेटा सारी टैक्टिक्स हमें पढ़नी पड़ेंगी, ये वाली टैक्टिक्स, ये जितनी भी उसने यहाँ टैक्टिक्स लिखी हैं, ये सारी टैक्टिक्स मेरे बच्चे आपने पढ़नी है। और पढ़ने के बाद आपने इनमें से कोई 3 या 4 वो टैक्टिक्स पिक करनी है जो आपको शान रहमान के बिहेवियर में नजर आ रही है। ठीक हो गया? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके अंदर गौर करें, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर ये काम कर रहा है। ये एम्प्लॉई के साथ जो है वो पार्टिसिपेटिव अप्रोच उनको मिला के काम कर रहा है। ठीक हो गया? टारगेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर इन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। और जब मैंने आपको समझाया था तो बेटा मैंने क्या बताया था कि पहले नेगेटिव लगानी है ताकि सारे स्टिमुलाई रिमूव हो जाएं, और जब फिर लोग परफॉर्म करना शुरू कर दें तो फिर पॉजिटिव लगानी है ताकि वो बिहेवियर उनकी हैबिट बन सके। तो काम आप लोगों ने क्या करना है, इन टैक्टिक्स को पढ़ना है, और इन टैक्टिक्स में से बेटे जो रेलेवेंट टैक्टिक्स जो शान से रिलेट करती हैं उनको यहाँ पर लिखना है। थोड़ा सा बेटे कॉन्शियस रहिएगा, 7 नंबर का अच्छा क्वेश्चन उसने एक बनाया है। एक सिंपल सा बेटे सवाल उसने स्प्रिंग 2017 का पूछा है। तीनों की बेटे उसने एक्सप्लेनेशन पूछी है, 2-2 नंबर की। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, प्रोसीजरल क्या है, इंटरेक्शनल क्या है, वो ऊपर लिखी हुई है। उसमें एज सच कोई मसले मसाइल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर मेरा ख्याल है जरा चैप्टर के एंड तक एक दफा चक्कर लगा आते हैं। जी, मजीद इसके अंदर कोई सवाल मौजूद नहीं है। तो आज का बेटे पूरा लेक्चर इंतहाई तसल्ली के साथ हमने जितने भी हमारे सवालात थे उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है। 2 चैप्टर हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट अब ईद लीव्स वगैरह की जब अनाउंसमेंट आएगी कॉलेज की तरफ से तो फिर देख लेते हैं। अ, अगर ये है कि पूरा हफ्ता जैसा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, अगर कॉलेज भी पूरा हफ्ता ही ऑफ करता है, वैसे तो खैर अगर मेरी पूछें तो हफ्ता ऑफ करने की ऐसा कोई जरूरत तो नहीं बनती कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हम कौन सा कोरोना मैयर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन चलें, फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट की तरफ से आएगा, तो जैसे ही बेटे डिसीजन आता है फिर देख लेंगे अकॉर्डिंगली क्या है। एज्यूम हम ये कर लेते हैं कि जी पूरे हफ्ते के बाद अब जब हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी, एक मेरे बच्चे काम आपने जो खसूसी तौर पर कर लेना है, ईद भी मनाइए, उससे मैं मना नहीं कर रहा। बाहर जाने की तो वैसे ही बेटे पाबंदी होगी, ना किसी ने किसी की तरफ ना आना ना जाना, बल्कि अवॉइड कीजिएगा मेरे बच्चे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि ईद के फौरन बाद एक सर्ज आया था कोरोना केसेस का, क्योंकि हम लोग बाज नहीं आते कोरोना के मामलात में इंटरेक्ट करने से। तो इसलिए बेटे एहतियात भी कीजिएगा, अच्छी तरह से मामलात कीजिएगा, और दोनों चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर द लीव्स जो है वो आप लोगों का बेटे टेस्टिंग शेड्यूल मैंने अनाउंस कर देना है। बल्कि मैं कोशिश करूंगा ड्यूरिंग लीव्स ही ग्रुप में शेयर कर दूं, तो वो फिर हम इसके टेस्ट वगैरह शुरू कर देंगे ताकि साथ-साथ तैयारी हो जाए। जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है बेटे आपसे कि मेहरबानी करके झिझकिएगा ना कि जी छुट्टियाँ हैं या ईद की छुट्टियाँ हैं। आप जब भी पढ़ने की आपको तौफ़ीक अल्लाह दे, दिन या रात छुट्टियों में पहले आगे, आप बेटे फ़ौरी तौर पर ग्रुप में सवाल शेयर कर दीजिएगा। मेरी कोई ऐसी लंबी-चौड़ी वालिद साहब की ही बीमारी की ही थोड़ी मसरूफियत होती थी, वो मसरूफियत भी अल्लाह ने अब खत्म कर दी है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी छुट्टियां मैक्सिमम टाइम आपको अवेलेबल रहूंगा। बिला झिझक होके सवाल पूछिएगा, और मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।